हार्दिक स्वागत है श्रीनिवास भाई। और जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि एक इंटरैक्टिव सेशन है, तो पहले एक दो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। उसके बाद में फिर सभी पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है, सभी मेंबर्स से अनुरोध है कि यदि आपके कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के ऊपर, आप अपने क्वेश्चन हैंड रेस कर अपने क्वेश्चन पूछने की इच्छा, प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। तो श्रीनिवास भाई, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्रोध जो है ये तो एक हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ही है, एक नॉर्मल हमारी भावना है, नॉर्मल इमोशन ही है। तो ये रिजेंटमेंट में कब बदल जाता है और इसे कैसे पहचाने, इसके बारे में आप कुछ अगर अनुभव साझा करना चाहें तो। थैंक यू। मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं एक शराबी हूँ। मेरा डेट ऑफ सोबरिटी है 13 जनवरी 2011। मुझे पहले सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे ये लायक समझा कि मैं इस विषय के ऊपर अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आज जो कुछ भी मैं इन सवालों का जवाब दूंगा, ये मैं कोई एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप से नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा अनुभव जो है, जो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सियों के साथ काम करते हुए जो मैंने सीखा है और जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो एंगर कब रिजेंटमेंट में बदलेगा? एंगर रिजेंटमेंट में फर्क क्या है बोले तो, गुस्सा थोड़े देर के लिए रह सकता है, मगर वो गुस्सा जब बार बार प्रकट हो रहा है, उसी विषय को याद करते हुए वो खुन्नस में बदलता है। जैसे एक अनुभव बताता हूं मैं। बचपन में स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल जब मैं होमवर्क नहीं करता था, तो जब मुझे वो लोग पनिशमेंट देते थे, तो मुझे गुस्सा आता था। मगर जब मैं वो चीज को बार बार याद करने लगूंगा, वो खुन्नस में बदलती है। और वो खुन्नस के कारण मैं वो व्यक्ति के ऊपर बदलाव लेने की भावना जाग उठती है। और ये होने में एक एक बार महीने लग जाते हैं, एक एक बार साल गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, एक एक बार इमीडिएटली हो जाता है। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इतना टाइम होना चाहिए। स्पर ऑफ द मूवमेंट में हो सकता है, 10 मिनट में हो सकता है बदले की भावना, थोड़ा समय ले सकता है, थोड़े महीने वो बदले की भावना में जी सकते हैं हम, थोड़े साल भी जी सकते हैं। तो गुस्सा इज इंस्टेंट, खुन्नस इज टेकिंग रिवेंज। ये है दोस्तों फर्क। थैंक यू। थैंक यू श्रीनिवास भाई। एक और जो ना, मुझे भी यही लगता था, और मुझे भी जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मुझे बार बार मना करा जाता था कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से भी। तो क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस ही है जो बार बार मुझे गुस्सा आ जाता है? और क्या लगातार एक्सपेक्टेशंस रखने से ही खुन्नस का जन्म होता है?
एक्सपेक्टेशन से खुन्नस का जन्म नहीं होता है। जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे खुन्नस में बदल सकता है। जैसे जब मैं एक्सपेक्टेशन किसी अच्छे चीज के लिए भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन इंस्टेंट भी हो सकता है, मगर बगैर एक्सपेक्टेशन जीना नामुमकिन है। तो एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत ही कॉमन नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मगर जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट में बन सकता है। एक एक बार सेल्फ पिटी में जा सकता हूं। वो सेल्फ पिटी के कारण धीरे धीरे मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ सकता है कि मैं ऐसा कुछ काम का आदमी नहीं हूं। अरे इतनी छोटी चीज भी मेरे साथ नहीं हो रही है क्या? इस तरीके के भावना आ सकते हैं। लोगों के ऊपर बदल सकता है। जैसे वो आदमी के कारण मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, या संस्था के ऊपर बदल सकता है। इट कैन टर्न इनटू मेनी शेप्स, मेनी फॉर्म्स, और धीरे 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 वो प्रोग्रेस होते हुए दैट कैन टर्न इनटू ए रिजल्टमेंट। इसको कैसा डील करना है, क्या है, एवरीथिंग इज इन आवर प्रोग्राम। तो एक्सपेक्टेशन के बगैर नहीं जीना नामुमकिन है, क्योंकि मैं कोई साधु संत नहीं हूं। मुझे समाज में जीना है, पैसे कमाना है, घर गृहस्थी चलाना है। अगर शादीशुदा नहीं हूं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। जैसे माँ बाप के प्रति एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं, भाई बहन के प्रति एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं। अगर आपको गर्लफ्रेंड्स है तो गर्लफ्रेंड के प्रति एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं, जॉब के प्रति एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन इज वेरी कॉमन थिंग। वो एक रॉन्ग गाइडेंस है अगर हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेशन में ही लगाना, वो गलत सूचना है। एक्सपेक्टेशन लगाओ, मगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, दैट इज द एक्सरसाइज ये प्रोग्राम मुझे सिखाता है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। तो फिर श्रीनिवास जी, हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कैसे करें? बिना एक्सपेक्टेशन के हम इंसान ही नहीं है। और परिवार वालों से, बच्चों से, पत्नी से अच्छे व्यवहार के लिए, बच्चों से कि भाई वो थोड़ा बहुत मेरा कहना मान ले, है ना। कभी कभी हो जाता है कि पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, तो बिना अभी बिगो कहते हैं कि यहाँ पे भी मैं, है ना, हम सेल्फिश हो जाते हैं और कभी कभी फियर से काम करते हैं। तो ऐसी मतलब कैसे हम लोग सही तरीके से अप्रोच करें एक्सपेक्टेशंस को? इसका जवाब आपके पास ही है। जब आपने सेशन चालू किया, आपने प्रार्थना लिया है। प्रार्थना के एंडिंग में जो प्रार्थना का भाग नहीं है, आपने एक बात कही, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस को डील करने का तरीका वही है।
अगर मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना है तो लास्ट में ये टैगलाइन अप्लाई कर लो अपनी जिंदगी में, इफ इट बी थाई विल। अगर आपकी इच्छा है तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा, इच्छा नहीं है नहीं होगा। इट कैन बी फॉर एनीथिंग। इसका मैं एक अनुभव बताता हूं मैं आपको। जब मैंने 2011 में मेरी रिकवरी की जर्नी चालू हुई तो मेरे पास नौकरी नहीं था, न मेरे पास पैसे थे बैंक में। तो केवल एक घर बचा, मेरी पत्नी और दो बच्चे, एक 7 साल के एक 4 साल के, और ऊपर से एक 4-5 लाख रुपए का कर्जा। और बैंक में देखे तो मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। अभी यहाँ से जिंदगी कैसा चालू करूं? और ऐसी अवस्था में था मैं कि अभी मेरे को इमीडिएटली नौकरी कहाँ से मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या मैं परफॉर्म कर सकूंगा? ये सब बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, डरा हुआ था। तो अ, उस समय में मेरे मौसा और मौसी, उन्होंने मेरी सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से की। वो लोग बोले तेरा परिवार को जो भी खर्चा होगा हम 1 साल तक वो बेर करेंगे, और ये 1 साल में तू अपनी नौकरी ढूंढ ले और अपनी जिंदगी आगे लेके जा। तो उन लोगों ने 1 साल का तब पीरियड दिया, मगर मेरे को 10 महीने ऐसे ही गुजर गए बगैर नौकरी के। मैं ट्राई करते गया, कहीं पर भी नौकरी नहीं लगी। फाइनली मुझे एक जगह नौकरी मिली, और मैं इतना बेबस था नौकरी करने के लिए, मैं बगैर पगार पूछे नौकरी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 1 महीने के बाद जाके मैंने उनको पगार पूछा, तो वो लोग बोले मुझे 9,000 रुपए महीने का पगार देंगे। तब मेरा घर का 1 महीने का एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं एक ओन हाउस में रहता हूँ, फिर भी इट वॉज अराउंड 13,000 to 14,000 रुपीज, मुझे आ रहा है 9,000। वहां से मेरी लाइफ चालू हुई। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस मेरे वाइफ को, मुझे कैसा चलेगा जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फिर उसके बाद शादी कैसा करोगे, ये सब थे। तो उन दिनों में मैंने एक क्या देखा है बोले तो एए में जो लोग रिकवरी को बाजू हटा के बाकी विषयों के पीछे भागते हैं, जैसे नौकरी के पीछे, व्यापार के पीछे, पैसे के पीछे, वो लोग मेरे आंखों के सामने सिर्फ वापस दारू पीना या बगैर दारू बहुत पेनफुल जिंदगी जीना, ये सब मैं देख रहा था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं सोबर रहूं।
बाकी का जो कुछ भी होगा हायर पावर देख लेगा। क्योंकि जितना मैंने दारू पिया है उन दिनों में ही ईश्वर ने मुझे जिंदा लगाया, मुझे एक मौका दिया रिकवरी के लिए, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। इस तरीके के थॉट्स मेरे अंदर आए। ये कहाँ से आए, क्यों आए, मुझे मालूम नहीं है। और मैं नौकरी करता था, कमा पैसे लेके आके घर में देता था, घर बीवी चलाती थी। धीरे 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 धीरे, ईयर बाय ईयर मेरे जॉब के यहाँ इंक्रीमेंट आए। उसके बाद जहां जहां भी मेरा पगार बढ़ना चाहिए वो बढ़ता गया। मेरे जरूरतों के मुताबिक मुझे उस समय के लिए कितना चाहिए वो आते गया। आज देखेंगे तो मेरी बड़ी बेटी ये साल अगस्त में वो अपनी हायर एजुकेशन करने के लिए यूएस गई, मास्टर्स। छोटी बेटी आईआईटी धनबाद में पढ़ती है। उन दिनों में अगर मेरे को ये सवाल पूछेंगे वो लोग कैसे जिएंगे, मेरे पास जवाब नहीं था। मैं जैसे ही प्रोग्राम करते गया, मुझे सेकेंड ईयर रिकवरी में शायद मैं एक स्पॉन्सर के साथ काम करना चालू किया। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक बात बताई, तू ये का काम कर, ये तेरा काम करेगा, ईश्वर तेरी जरूरतें पूरे करेगा। वो मेरे जिंदगी में हुआ दोस्तों। तो एक्सपेक्टेशंस को डील करने का सिंपल तरीका क्या है बोले तो, सिंपल एप्लीकेशन टू गॉड। मैं ये काम कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। आप जो अच्छा समझते हैं वो दे दो मेरे को। अगर उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये भी आपका इच्छा है। यू माइट बी हैविंग ए बेटर प्लान, मेरे से बेहतर प्लान होगा आपके पास। क्योंकि मेरा प्लान था पीने के दिनों में, अरे ये दारू तो मेरे से छूट रहा नहीं है, मैं पी पी के मर जाऊंगा इसी। मगर ईश्वर का प्लान कुछ अलग था। वो मुझे लेके आके इस समूह में डाला और मेरी हाथ को पकड़ के पहले दिनों में मुझे एक सही दिशा में चलने के लिए उन्होंने रास्ता बताया। क्योंकि बहुत सारे लोग ए में आते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर वापस पीना चालू करते हैं और फिर वापस आते हैं, उसका कारण बताते हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई जिंदगी में, मेरे को ये वो प्रॉब्लम हुआ है। मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पीने के दिनों में ही मेरे मदर और फादर दोनों गुजर गए। मैं इकलौता अ, बच्चा हूं उनका। ना मेरे भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं है। और मेरे को पैदा हुआ जब से, जब तक मैं
रिकवरी में आया, आई लेड ए डिसेंट लाइफ। मगर रिकवरी में ऐसे दिन देखा है मैंने, 15 दिनों में ही मेरी सैलरी पूरी खत्म हो जाती थी, एक पैसे भी नहीं रहते थे जेब में। चल के जाता था मीटिंगों को, काम के जगह। एक एक बार ऐसी अवस्था होती थी, बैंक में बैलेंस 0 हो जाता था। कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो गए तो आई डोंट हैव मनी, बट मेरी जर्नी में मेरे घर को या मेरे बच्चों को 3 वक्त की खाना, घर चलने के लिए रसोई, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज का फीस, ये जब जब भी मेरे को जरूरत होती थी मेरी जिंदगी में, वो कमी के बगैर जिंदगी चल गई। इसीलिए ये प्रोग्राम क्या बताता है बोल के, एक प्रॉमिस है अपने पेज नंबर 83 84 में, गॉड विल डू फॉर यू व्हाट यू कुड नॉट डू फॉर योर सेल्फ। आई एम एन एग्जाम्पल फॉर दैट। गॉड डिड फॉर मी, गॉड गेव मी ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक मौका दिया मेरे को, जहां जहां भी मेरे को जो जो भी चाहिए वो टाइम को वो गॉड प्रोवाइडेड मी इन माई लाइफ। सो एक्सपेक्टेशंस को डील करने के लिए सिंपल ये प्रोग्राम तरीका क्या बताता है कि डिपेंड ऑन गॉड, गॉड विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ। इसका थर्ड स्टेप में वेरी क्लियरली लिखा गया है कि यू विल फाइंड ए न्यू एम्प्लॉयर हु इज ऑल पावरफुल, ही विल प्रोवाइड यू व्हाट यू नीड। आपकी जिंदगी में एक शक्ति है जो नया पावर, वो आपको जरूरी जो कुछ भी है वो पूरी करेगा। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किताब में थर्ड स्टेप में क्लियरली किया गया है। ये था दोस्तों मेरा अनुभव। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रीनिवास भाई। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सभी से निवेदन करना चाहूंगा यदि आपके कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक को लेकर, आप हैंड रेज कर या डायरेक्टली माइक अनम्यूट कर अपने प्रश्न ले सकते हैं। जब तक कोई हैंड रेज होते हैं, एक प्रश्न आ रहा है मन में। शराबी को लगता है कि अ, पत्नी के व्यवहार से ही, परिवार के व्यवहार से ही वो शराबी बना, और जब अभी वो सोब्राइटी में है तो भी परिवार का जो व्यवहार है खासकर आर्थिक मामलों में, उससे वो ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लगता है कि अ, ये लोग जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या करे, कैसे गुस्से से कैसे बचे और आगे अच्छे से कैसे चल पाए। जी। इसका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है बोले तो, हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के किताब में वेरी क्लियरली ये लिखा गया है कि आपके जिंदगी में जितने भी समस्या आए हैं उन सबका वजह तुम ही हो। आपको ऐसा दिखता है कि बाहर की आदमी आपकी जिंदगी में के वजह दे रहा है,
उसका मैं अनुभव बताता हूँ आपको। मुझे एक हैदराबाद के शहर में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में मुझे भेजा गया था, और वहां मेरी एजुकेशन भी विदाउट एनी प्रॉब्लम चल रही थी। मगर मेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई के ऊपर। मेरा ध्यान क्या है बोले तो, जैसे ही मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगा, रोड के ऊपर से घर में बैग फेंकता था और ग्राउंड में जाके बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेल खुदाई में समय बिताता था। धीरे धीरे क्लासेस, एक एक क्लास पास होते हुए हाई स्कूल आया। हाई स्कूल आए जब तक मैं झूठ बोलना सीखा, चोरी करना सीखा, धोखा करना सीखा। तो ये सब लक्षण मैं दारू पीने के पहले ही मैंने सीख लिया। और स्कूल में मुझे ये शिक्षा दे रहे थे कि मेरा स्कूल का मोटो है ट्रूथ इज राइट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके ऊपर जी रहा हूँ जिंदगी? झूठ के सहारा जी रहा हूँ। और मैंने 9th क्लास में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ पहली बार। तो फेल होने के बाद मुझे बहुत डर हुआ। डर होने के कारण मैंने पिताजी को रिपोर्ट नहीं बताया, माताजी को रिपोर्ट नहीं बताया, अपने बैग में ही डाल दिया। 3-4 दिनों के बाद स्कूल में मेरे टीचर बोले, क्लास के बाहर खड़ा कर दिए उन लोग और बोले, आप घर को जाओ, घर को जाके रिपोर्ट लेके आओ। रिपोर्ट लेके आते ही आपको क्लास में एंट्री है, नहीं तो स्टे स्टे आउट। तो मेरे साथ और 2 लड़के भी थे। इन तीनों मिलके गेट से बाहर चले गए। गेट से बाहर जाने के बाद मैंने उनको एक प्लान दिया। अरे, घर को अब गए तो जूते पड़ेंगे अपने को, इसके जगह चलो मॉर्निंग शो मूवी को जाएंगे। मॉर्निंग शो मूवी तकरीबन 11:30 को कुछ मूवी था मॉर्निंग शो। वो खत्म हुए। मूवी खत्म होने के बाद जैसे ही हम वापस थिएटर से स्कूल को आए, स्कूल छूटने का टाइम हो गया। घर को गया, रिपोर्ट को खोला और वहां मेरे फादर के सिग्नेचर को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया और मैंने फोर्जरी करके सिग्नेचर साइन किया फादर का। तो ये जो मैंने 9th क्लास में किया, ये धीरे 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 मेरे एज बढ़ते हुए, जैसे मैंने दारू में और प्रोग्रेस होते गया कि मुझे पैसों की जरूरी है, मैंने मदर का सिग्नेचर करके बैंक में से पैसे निकाला, मेरे वाइफ के अकाउंट में उनका सिग्नेचर करके पैसे निकाला। और ये क्लास
डुब्बा मार के मूवी को जाना, ये मैंने कॉलेज में किया। तो जब मैंने अपनी फोर्थ स्टेप का इन्वेंटरी लिया, आई वॉज वेरी क्लियरली एबल टू सी कि मेरे जिंदगी इस हाल में है। अगर मेरे जिंदगी में अल्कोहल नहीं है तो भी मैं कोई सही रास्ते पे नहीं चलने वाला था, क्योंकि झूठ बोलना, चोरी करना, मक्कारी करना, धोखा, और मैंने 7th या 8th क्लास में अ, मेरे घर में अ, नौकरानी की बेटी, लगभग मेरी उम्र की थी, मैंने वो बच्ची को फोर्सफुली रेप भी किया। तो आई वॉज हैविंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब तक मैं फोर्थ स्टेप इन्वेंटरी नहीं लिया, मेरे मन में ये था कि ब्लेमिंग, कारण ढूंढता था मैं। मगर जब मैंने हॉनेस्टली अपनी इन्वेंटरी लिया और 10th स्टेप के जरिए हर रोज अपनी इन्वेंटरी लेता हूं, वो मुझे क्या बताया बोले तो, आई हैव टू टेक ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे जिंदगी की जिम्मेदारी, और मुझे ब्लेम करने की जरूरी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण मैं या मेरे परिवार के कारण मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। नहीं, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मैक्सिमम दोष या मैक्सिमम कमी मेरे अंदर है, मेरे बाहर नहीं है। और इसके लिए ये फोर्थ स्टेप इन्वेंटरी बहुत ही अच्छी तरीके से काम आता है। अगर मैं सिंसियरली अपना इन्वेंटरी लेता हूं और 10th स्टेप के जरिए से वो इन्वेंटरी फिर हर रोज लेने की आदत करता हूं, दैट विल हेल्प मी मेरी जिंदगी के प्रति जो गलत फहमियां है वो सब दूर हो जाके मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकता हूं। ये था दोस्तों मेरा अनुभव। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रीनिवास भाई। एक हैंड रेज है, प्रवीण भाई, स्वागत है आपका। आप डायरेक्टली माइक म्यूट कर सकते हैं। जी प्रवीण भाई, आपका हैंड रेज है, स्वागत है आपका। माइक म्यूट कर अपना प्रश्न पूछिए। प्रवीण जी, आपका हैंड रेज है, आप सुन पा रहे हैं हमें? विमान। या प्रवीण हेलो। पूछिए। हेलो प्रवीण, आवाज आ रही है, पूछिए। हेलो एवरीवन। हाय प्रवीण हेलो भाई। भाई, बोलिए बोलिए, पूछिए आपको प्रवीण। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, पूछिए। सभी लोगों को कंफर्टेबल आ रही है? आ रही है प्रवीण भाई, प्रश्न पूछिए। अच्छा अच्छा, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में जितने भी समस्याएं हैं जैसी भी रही, तो उसको आप निराकरण कैसे कर रहे हो अभी फिलहाल में? जैसे कुछ अच्छी हुई, कुछ अपने प्रति अच्छी नहीं हुई, अपनी इच्छाओं से अनिरुक्त हो गई है, तो आप उसको कैसे क्या कर रहे हो? आप उसको हैंडल कैसे क्या कर रहे हो?
प्रवीण भाई, एक बार आप प्रार्थना करेंगे? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की हाँ हाँ, यहाँ रोकिए। जिन्हें हम नहीं नहीं नहीं, जिन्हें हम सुनिए, यहाँ रोकिए, यहाँ रोकिए। हाँ, अच्छा अच्छा। ईश्वर को आप क्या पूछ रहे? मतलब मेरी बात सुनो आप, मैं मेरी शेयरिंग लूँ कि इनसे नहीं सवाल नहीं पूछना नहीं है नहीं, मुझे? एक सेकंड यार, मैं आपको समाधान दे रहा हूँ। ईश्वर को आप क्या पूछ रहे हैं? अरे नहीं, आप मैं मेरी शेयरिंग लूँ कि मुझे कुछ सवाल पूछना है? आपने ही तो पूछा था कि सवाल पूछो। हाँ हाँ बाबा, जी मैं प्रवीण सवाल भाई। का जवाब दे रहा हूँ। प्रवीण भाई सुनो ना। अरे मैंने हैंड रेज ऐसे करा था कि मुझे, मैं आगे की शेयरिंग लूंगा मैं। हाँ करो फिर। क्षमा चाहता हूँ प्रवीण भाई, आज का सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आपका प्रश्न है तो आप प्रश्न ले लीजिए। हाँ चलो शेयरिंग लेना चलो, चाहते हैं तो मैं आफ्टर प्रश्न मीटिंग ले लेता सेशन में ले लीजिएगा जी। हूँ। हाँ रुको रुको, मैं प्रश्न ले लेता हूँ उनसे। दादा, हाँ बोलिए। हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई। हाँ। जैसे आपकी जो समस्याएं जो रहती है, तो मैं आप उसका ही कठिनाइयों का समाधान दे रहा हूँ सामना। प्रवीण जी, उसका ही हाँ समाधान दे रहा हाँ, हूँ। ओके। बताए बताए महाराज। हाँ राइट। ओके। अभी आपने प्रार्थना लिया है कि आप ईश्वर से ये पूछ रहे हैं कि आपको आत्म शांति चाहिए कब? हाँ, जब आप क्या करना है आत्म शांति के लिए? जिन चीजों को बदल आत्म नहीं शांति। सकते हैं, जिन चीजों को बदल नहीं सकते हैं, उनको स्वीकार करो। मेरी मेरी बात सुनिए आप। प्रार्थना को छोड़ के आपका सजेशन मुझे और अलग दीजिए। मुझे प्रार्थना तो मैं डेली में 3-4 बार लेता हूँ। नहीं, आप प्रार्थना 10 बार भी लो भाई, प्रार्थना में ही आंसर है। क्योंकि नहीं नहीं, आप आपके आपके जीवन दिनचर्या की मुझे वही बोल रहा हूँ यार, वही मुझे बोल रहा उससे हूँ। हो सुनो सकता ना, है। सुनो ना भाई। हाँ, बीच में तो क्यों रोक रहे आप? मैं अपनी जिंदगी में हर रोज कई व्यक्तियों को मिलता हूँ, कई जगह जाता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ। इनमें मैं किसी को भी बदल नहीं सकता। ना मैं अपनी बीवी को बदल सकता हूँ, बच्चों को बदल सकता हूँ, किसी को भी बदल नहीं सकता हूँ। और मेरे मुताबिक मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। ये बात मुझे बहुत साल, मैं अपनी इच्छा के मुताबिक जिंदगी चला के देखा हूं। तो अभी मुझे क्या करना है? जैसी मेरी जिंदगी चल रही है उसके मुताबिक जाने के लिए मुझे प्रोग्राम में 7वां कदम में एक प्रार्थना है। अमित भाई, क्या आप पढ़ सकते हैं वो प्रार्थना, 7th स्टेप का प्रेयर? जी हाँ। जी जी श्रीनिवास भाई, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। सेवेंथ स्टेप की जो प्रेयर है, सेवेंथ स्टेप की प्रेयर है। माय क्रिएटर, आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, गुड एंड बैड. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. तो ये प्रार्थना मुझे ये बताता है कि मेरे जिंदगी में मैं ईश्वर को अच्छा और बुरा दोनों समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि इसमें हम सब बुरा ईश्वर को दे देते, अच्छा ही अपने पास लगा लेते हैं। मगर ये प्रार्थना मुझे ये बता रहा है कि तू अच्छा भी दे ईश्वर को, बुरा भी दे, सब कुछ दे उनके हवाले कर। उसके बाद वो आपकी जिंदगी के लिए जो कुछ भी जरूरी है आज के लिए, वो आपको वापस देगा। वापस देके आपकी जिंदगी में जो भी आपत्ति है वो आपत्ति को निकाल के आप दूसरों को यूजफुल रहे जैसे वो आपको बनाएगा। ये सॉल्यूशन है। इसके लिए मुझे
प्रोग्राम के हर एक कदम को प्रैक्टिस करते हुए अपनी जिंदगी ये 24 घंटे, जैसे हमारी 12वां कदम बताती है कि having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to carry this message and to practice these principles in all my affairs. ये 12 कदमों के 12 नियम हैं। हर एक कदम का एक एक आध्यात्मिक सूत्र है। वो सूत्रों के मुताबिक अगर मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं आज के लिए, तो मेरी जिंदगी बेहतर रहेगी। नहीं, अगर मैं अपनी सेल्फ फील चलाना चाहता हूं तो डेफिनेटली वो मुझे बहुत सारा पेन देगा। इसीलिए इस प्रोग्राम इज ए डिजाइन फॉर लिविंग, और वो अपना प्रार्थना में ही समाधान पूरा है। मैं मेरे बाहर का किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को मैं बदल नहीं सकता हूं। मैं अपने आप को बदल सकता हूं, और इन दोनों में भेद जानने की मुझे सद्बुद्धि दो आज के लिए। और वो सद्बुद्धि देने वाला है ईश्वर या भगवान, और आप जिसके ऊपर आस्था लगाते हैं शायद वो आपको वो रास्ता बताएगा। ये था मेरा अनुभव। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिवाज भाई। आई होप प्रवीण भाई आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गैरी भाई स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम गैरी है, मैं एक शराबी हूँ। हाय गैरी। हाय गैरी हेलो, भाई। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास जी, आप आए और समय दिया हमें ग्रुप में, और इसकी हमें बहुत जरूरत है तजुर्बे का। और जो जिंदगी के हर पड़ाव को जो एक आम आदमी जी रहा है, आप उन पड़ावों में जी रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 25 साल कोई कम समय नहीं होता, वो वही जानता है जिसने 25 साल शराब के बगैर रहा हो। मैं 2010 के अंदर यही में आया था। मेरा आपसे एक प्रश्न था, प्रश्न समझ लीजिए या फिर मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा। प्रश्न पूछूंगा भी तो क्या पूछूंगा कि जो हमारा दूसरा कदम है और जो तीसरा कदम है, दूसरे कदम में हमें अपनी उच्च शक्ति प्राप्त होती है, और जैसे जैसे समय हमारा व्यतीत होता है हम उसको समझ पाते हैं, और तीसरे कदम के ऊपर हमें हमारा ईश्वर अपनी पसंद का मिल जाता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए कि आप उनको इसमें। हो गया सवाल आपका गैरी भाई? ओके, थैंक यू। उस ईश्वर से हाँ, आप कैसे अपना एक दिन शराब के बगैर संतुलन बनाए रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं एक एग्नोस्टिक पर्सन हूँ। एग्नोस्टिक का मतलब क्या है बोले तो, मैं ईश्वर में मानता हूँ बोले तो नहीं। ईश्वर का और मेरा संबंध बचपन से कोई ठीक ठाक नहीं है। मैं ईश्वर को कब प्रार्थना करता हूँ बोले तो जब मैं मुश्किल में हूँ। मैंने चोरी किया, चोरी ना पकड़ा जाए उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। मैंने झूठ बोला, वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसके लिए मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। और बार बार मैं
पकड़ा जाता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती थी, मेरी झूठ मालूम होती थी, सच सामने आता था। तो मैं ऐसी स्टेज में चले गया, ईश्वर है, अगर ईश्वर है तो मेरे सामने दिखना चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि ईश्वर मेरे जिंदगी में है। ये एटीट्यूड में बदलते गया मैं। तो जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोगों के ऊपर भी शक था। जब मैं पहले मीटिंग्स अटेंड करता था, मेरा ये शक था कि अरे क्या ये सब सचमुच बेवड़े हैं, दिख रहे नहीं है ऐसे, अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, थोड़े लोग गाड़ी में आ रहे हैं, थोड़े लोग हाईली क्वालिफाइड है, और थोड़े लोगों की जिंदगी में जो दारू के साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं हुआ। जैसे पीने के कारण मुझे कभी भी उल्टी भी नहीं हुई, या पीने के कारण मुझे कभी भी मैं बीमार नहीं पड़ा, मुझे हैंगओवर नहीं हुआ, मैं कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं हुए मेरे। तो मुझे एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुझे ताज्जुब होती थी जब मैं ये बात सुनता था, क्योंकि मेरे मुताबिक जिन लोगों को ये सब होता है शायद वो लोग शराबी है, मैं नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कम क्वांटिटी पीता था, नहीं। मेरी लास्ट 6-7 इयर्स दारू, मैं 24 घंटे नशा में ही था, और एक दिन में मैं 6 से 7 ब्रांडी का फुल बॉटल पी लेता था। बीयर पीना छोड़ ही दिया, क्योंकि एक बार 4 घंटों में मैं लगभग 20-22 बीयर पी लिया, कितने देर में। तो मुझे थोड़ा शक तो आया था कि लोगों के ऊपर ये सचमुच शराबी है क्या। दूसरा, मुझे और एक शक था कि अरे ये लोग दारू छोड़ के हैप्पी है बोल के बोल रहे हैं, ये कैसा मुमकिन है, कोई भी दारू बंद करके कैसा हैप्पी रह सकता है। एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन तो भी पीना ना, कुछ ओकेशंस में पीना। जैसे अभी आ, ये मंथ में अगर हम देखेंगे तो December 25 to January 1 पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करते रहता है। ऐसा कुछ सेलिब्रेशन रहना चाहिए, शादी, त्योहार। जो मैं प्रदेश में रहता हूँ तेलंगाना, यहाँ तो दारू इज पार्ट ऑफ कल्चर। पैदा हुआ जब से मरे जब तक हर एक ओकेशन को यहाँ दारू इज वेरी कॉमन। जैसे आप घर को आए तो जैसे हम, क्या आप पानी पिएंगे या लस्सी पिएंगे, सब पूछते ना। यहाँ तेलंगाना में दारू देते हैं। गांव में गए तो ना सेंधी देते हैं, सिटीज में टाउन्स में तो विस्की या ब्रांडी एक पैक पूछते, सुना होगा। उसके साथ साथ नॉन वेज, पार्ट ऑफ कल्चर। तो मेरे मन में ऐसा थोड़े सवाल थे।
तो ईश्वर ने क्या किया मेरे साथ, वो दिनों में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, मगर आज रिफ्लेक्ट कर सकता हूं। अगर मेरे पास नौकरी था या मेरे पास कुछ पैसे थे तो शायद मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं रहता था। तो ही केप्ट मी टाइट, मेरे बाहर निकलने के पूरे रास्ते बंद कर दिए और मेरी सिचुएशन इतना टाइट कर दिया कि मैं हर रोज मीटिंग आने लगा, क्योंकि मैं घर में मैं अपनी बीवी को फेस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बार बार पूछती थी तूने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, या? हम सबको रोड के ऊपर लेके आया, बच्चों को कैसा परवरिश करेगा, उनकी पढ़ाई, हाँ, और ऊपर से वो दोनों लड़कियां हैं, शादी कैसा कराएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वेरी पेनफुल। अभी मेरे को इवनिंग टाइम में एवरी डे मैं मीटिंग को जाता था, तो वहां पर मैं लोगों का अनुभव सुनता था, उसके बाद उन लोगों से बातचीत करता था। धीरे 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 मेरा बिलीफ डेवलप हुआ, एए का प्रतीक। और वहां से लेके जब मैंने स्पॉन्सर के साथ काम करते हुए गया, धीरे 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 गॉड के ऊपर फेथ डेवलप हुआ, और वो इट इज थ्रू वर्किंग दी कंप्लीट प्रोग्राम। क्योंकि ये प्रोग्राम में हमें 3 प्रेयर दिए गए हैं सेरेनिटी प्रेयर के अलावा। थर्ड स्टेप में एक प्रेयर दिया गया है, गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू यू टू बिल्ड विथ मी एंड टू डू विथ मी एज थौ विल्ट। मगर वो थर्ड स्टेप में मुझे क्या समर्पित करना है भगवान को मुझे मालूम नहीं है। वो क्लैरिटी कब आएगा बोले तो जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूं। और 7th स्टेप में और अच्छा क्लैरिटी दिया गया है कि गुड एंड बैड दोनों उसके हवाले कर दूं। और बेसिकली 11th स्टेप में 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस के किताब में पेज नंबर 99 में सेंट फ्रांसिस का प्रेयर है, लॉर्ड मेक मी ए चैनल ऑफ थाई पीस। वो प्रेयर मुझे ये बताता है कि मैं आज के दिन अपनी जिंदगी कैसा जीऊं, हाउ टू लिव लाइफ। और जब मैं वो प्रेयर को अपने लाइफ में अप्लाई करने लगूंगा हर एक सिचुएशन में, दैट इज वेयर आई कैन एस्टैब्लिश, मैं एक कनेक्शन जुड़ सकता हूं हायर पावर के साथ। और वो कनेक्शन को इंटैक्ट लगाने के लिए मुझे हर रोज ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस 2 व्यक्तियों के साथ मैं कर सकता हूं, एक स्पॉन्सर के साथ, दूसरा स्पॉन्सियों के साथ। बीच में मैं सेफ हूं, आई विल बी इन ए सिक्योर्ड पोजीशन। और ये शराबी भाई लोग कहाँ मिलेंगे? फेलोशिप। तो फेलोशिप मेरे दीवार है, स्पॉन्सर मेरे ऊपर स्लैब है, स्पॉन्सी मेरे नीचे फ्लोर है। तो स्लैब के बगैर आई एम नॉट सेफ, फ्लोर के बगैर मैं सेफ नहीं हूं, दीवारों के बगैर भी मैं सेफ नहीं। तो इससे मेरा घर बनता है।
और जब ये घर में मुझे पीसफुली रहना है, तो ये 12 कदम के जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स को हर जगह अप्लाई करना ही प्रोग्राम का एसेंस है। और इसका ब्लॉक जो है वो है मेरी सेल्फ सिंह। मैं अपनी मनमानी कितना करूंगा उतनी मुझे दिक्कत होने लगेगी, और ये मेरे साथ भी हुआ है। प्रोग्राम में रहने के बाद भी मैं स्पॉन्सियों के साथ काम करते हुए भी मैंने चोरी किया है, और उसका जम के मेरे को झटका भी लगा। उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि 10th स्टेप का इंपॉर्टेंस, क्योंकि 10th स्टेप में अगेन 4 चीजों को देखने के लिए बोलते हैं: डिसऑनेस्टी, एंगर, फियर, सेल्फिशनेस। इन चारों को देखते रहो। जब भी ये आएंगे आपके अंदर, इमीडिएटली आप उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो काम करने का प्रोसीजर जो है, स्टेप्स 4 to 9। 10th स्टेप इज अप्लाइंग इन डे टू डे लाइफ, और 11th स्टेप में प्रेयर एंड मेडिटेशन। और प्रेयर बहुत ही, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि तू ईश्वर को मेरे लिए ये कर, मेरे को वो दे, मेरे को ये दे, ये सब पूछना बंद कर रहे भाई तू। सिंपल प्रेयर, मेरे को सोबर लगाओ आज के लिए, दूसरों को मदद करने का मौका दो, एक यूजफुल पर्सन जैसा किया, जैसा एक चांस दो मेरे को आज के लिए। सिंपल प्रेयर पूछ। जब मैं वो अप्लाई करने लगा, दैट इज वेयर आई वुड एबल टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विथ गॉड। जो आदमी भगवान का प्रूफ मांगने वाला आदमी आज भगवान से एक कनेक्शन जुड़ गया है। ऐसा ही मैं रिलीजियस अभी भी नहीं हूं। मंदिर जाना, पूजा पाठ, वो सब मैं आज भी नहीं करता हूँ। घर में ही सिंपल प्रेयर करता हूँ, और उसके लिए मैं जाके भगवान के मूर्ति के सामने भी नहीं रहता हूँ। जहाँ बैठा हूँ वही प्रेयर कर लेता हूँ, नहा के चले जाता हूँ। उतना मैं रिलीजियस आदमी आज भी नहीं हूँ, मगर प्रोग्राम इज डेफिनेटली मेड मी ए बेटर पर्सन टू लिव, ए बेटर पीसफुल पर्सन। परिवार के साथ, नौकरी के जगह, समाज में एक बेहतर इंसान की तरह आज मैं जी सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन गैरी। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अगर सीपी साहब की इजाजत हो और आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगा, जो मैं 2009 से लेके आज तक बहुत मुश्किल से और मेहनत से मैंने प्राप्त किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। गैरी भाई, आप आफ्टर मीटिंग सेशन में कर लेंगे। 2 हैंड थे, ठीक तो ठीक, प्रश्न ले लेते। ये प्रश्न उत्तर सेशन ही है हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात जी, कोई बात थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू कोई सो बात मच। नहीं। थैंक यू सो मच। विजयराज भाई, आपका हैंड रेज था, यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप भी प्रश्न ले लीजिएगा। रजनीश भाई, आप प्रश्न ले लीजिए। सर, अभी रजनीश। हाय रजनीश। मेरा एक सवाल ये था कि मैं अभी एक न्यू कमर हूँ, मतलब लगभग 1.5-2 साल हुए हैं मुझे, 2 साल होने वाले हैं। तो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ। अभी मैंने 5th स्टेप कर लिया, 6th स्टेप में पहुंचा हूँ।
बट लेकिन मेरी फ्रिक्वेंटली ना मेरी बहुत तगड़ी रिजाइनमेंट होती है मेरे स्पॉन्सर से। मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब हमेशा स्ट्रिक्ट क्यों रहता है, या उसकी बातें मुझे बड़ा मतलब टोंट लगता है। और जब मैं नॉर्मली उस चीज को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं। बट वो कहीं ना कहीं डेली रिजाइनमेंट या वो चीज नहीं निकल पाता जिसमें मैं निकलना चाहता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे गाइड आउट करें। थैंक यू। स्पॉन्सर के ऊपर रिजल्टमेंट आ रहा है बोले तो इसका मतलब आपका स्पॉन्सर आपके साथ अच्छा काम कर रहा है, सिंपल। और इसके लिए बाहर आने के लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेक इन्वेंट्री, रिजल्टमेंट का इन्वेंट्री जो आपने आपके स्पॉन्सर ने जो आपको बताया है कि 4th स्टेप में कैसा इन्वेंट्री लेना है, और वो बार बार लेना है। और रिजल्टमेंट का सोल्यूशन जो किताब बताता है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनके भलाई के लिए प्रार्थना करना, अगर आप पसंद नहीं है तो भी। मैं इसका एक अनुभव बताता हूँ। जब मैंने 4th स्टेप किया तो पहला नाम लिस्ट में मेरा ही नाम था। मेरे ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा था। उसके बाद मेरे वाइफ के ऊपर, उसके बाद मेरी एक मौसी है, उनके ऊपर तो इतना खुन्नस भरा हुआ है कि मैं उनको किसी भी हाल में मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता हूँ। उनका चेहरा देखते ही मेरे को वो मेरी जिंदगी कैसा कंट्रोल करना चाह रही थी। एक्चुअली वो शी वांटेड टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहती थी, मगर वो मैं रिसीव नहीं कर सकता था। वो मेरी भलाई के लिए बोलती थी, मेरी अच्छाई के लिए बोलती थी, मगर वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने बहुत दिक्कत हुआ है मुझे उनको माफी करने में, उनका रिजल्टमेंट जाने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने प्रोग्राम में आगे बढ़ के 9th स्टेप में जाके उनके साथ अमेंड्स किया। वो यूएस में रहती है, मैं इंडिया में रहता हूँ। उन दिनों में व्हाट्सएप, स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन शायद अभी नहीं आए थे। बेसिक फोन जो नोकिया का वही फोन कुछ, मगर आई हैड ए स्काइप कनेक्शन। स्काइप में मैंने उनको अमेंड्स किया, स्पॉन्सर जो मुझे रास्ता बताए। अमेंड होने के बाद 2 सालों के बाद मेरी मौसी मेरे को अमेंड की लेटर लिखी। मैंने तेरे जिंदगी में तेरे को बहुत बार मैंने तेरे को कंट्रोल करने की कोशिश किया, मैंने ये किया वो किया। शी रेट अ बिग लेटर। फिर वो मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया वो लेटर का प्रिंट आउट लेके। मेरी मौसी मेरे को ऐसा लगा। तो मेरे स्पॉन्सर बताया दिस इज व्हाट द प्रोग्राम कैन डू। स्पॉन्सर को कोई डिफिकल्टी नहीं होगा भाई। जिन लोगों के ऊपर मेरे को रिजल्टमेंट्स रहते हैं, बहुत बार ये होता है कि उनको मालूम ही नहीं है कि मैं उनके ऊपर रिजल्टमेंट लेके घूम रहा हूँ। तकलीफ मेरे को होती है क्योंकि अंदर से जलन मेरे को हो रहा है, तो मुझे काम करना पड़ता है। और इसका रिजल्टमेंट का वजह क्या है? तो
जो मेरे स्पॉन्सर मुझे बता रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो मुझे बता रहा है रास्ता, वो रास्ते पे चलने के लिए मैं तैयार नहीं, या वो जो भी रास्ता मुझे बता रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम इज माई सेल्फ विल। जब तक मैं ये सेल्फ विल से बाहर नहीं आऊंगा, सेल्फ विल से बाहर आने के लिए सिंपल तरीका क्या है बोले तो, आपको पसंद आता है नहीं आता है, यू डू व्हाट ही सेज। मैं इसका एक अनुभव बताता हूँ। एक बार मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि तू जहाँ नौकरी कर रहा ना, वो नौकरी छोड़ दे। मैं बोला ठीक है, क्या करूं फिर मैं? कुछ तेरा अंकुल है ना, उनके साथ कुछ बिजनेस कर, तेरा फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो सकता है बोल के मेरे स्पॉन्सर ने मुझे रास्ता बताया। तो मैंने नौकरी छोड़ दिया, अंकुल के साथ बिजनेस करना चालू किया। एक 1 ईयर के बाद फिर आई वेंट इनटू ट्रबल। फिर स्पॉन्सर के पास गया, आपने ऐसा डायरेक्शन दिया, मैंने किया। देन स्पॉन्सर आल्सो रियलाइज्ड दैट ही गेव ए रॉन्ग डायरेक्शन। तो उन्होंने फिर मेरे से माफी मांगा, फिर उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया। सो दिस प्रोग्राम मुझे क्या बताता है, तो मेरा काम क्या है बोले तो, फर्स्ट इज माई विलिंगनेस टू टेक एक्शन। फर्स्ट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, अगर मैं वो करते गया तो मुझे मालूम होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं ट्राई करे बगैर अगर मैं रुक गया तो इट इज वेरी पेनफुल, दैट कैन लीड टू रिजल्टमेंट। ट्राई इट, गो बैक, गिव ए फीडबैक, शेयर योर एक्सपीरियंस, both can recover together. This is a program of recovering together. एक आदमी ये प्रोग्राम में एक नियम क्या है बोले तो, मैं खुद रिकवर नहीं हो सकता हूं, मगर मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है बोले तो, मुझे रिकवरी के लिए कभी भी स्पॉन्सर स्पॉन्सिया दोनों की जरूरी है, मगर मुझे जो काम करना है वो मेरे लिए मेरा स्पॉन्सर या स्पॉन्सिया नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ता है। सो दिस इज ए two-way program where we are recovering together, we are sailing in the same boat. तो मेरा सजेशन क्या है कि आप आगे बढ़िए, ट्राई करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। विदाउट डूइंग इट यू विल नेवर प्रोग्रेस। दिस प्रोग्राम इज ऑफ प्रोग्रेस। और दूसरा, मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि आप न्यू कमर नहीं है भैया। न्यू कमर इज अ पर्सन हु इज अटेंडिंग हिज फर्स्ट मीटिंग ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दूसरे दिन से आप हम में से एक हो। ऐसा ही मैं कोई ओल्ड टाइमर नहीं हूं। अगर मैं आज दारू पी लिया तो गॉन। सो दिस इज ए प्रोग्राम वेयर वी आर ऑल सोबर फॉर टुडे। आज के लिए हम सब सोबर है, और आज के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और बाकी का नंबर ऑफ इयर्स जो है वो अनुभव के लिए काम आएगा, रिकवरी का अनुभव बांटने के लिए। इसके अलावा और कोई ये नहीं है कि
अपने आप को ओल्ड टाइमर समझना, ये फिर ये प्रोग्राम का घमंड आ जाता है, और वो घमंड बहुत ही हानिकारक है मेरे जैसे बेवड़ों के लिए। फिर मैं जो सिंह आएंगे मेरे को, वो सिंह के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी जीना चलेगा, और लाभ पड़ेगी कभी भी जाने अनजाने में। तो ये था दोस्तों मेरा अनुभव। थैंक यू। थैंक यू रजनीश भाई, थैंक यू श्रीनिवास भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट लेना चाहूंगा दोस्तों। इस समय आप एक व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में। इस लिंक पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हमारी मीटिंग्स की जानकारी और स्पीकर शेयरिंग की रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी। यदि आप लिंक द्वारा ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ग्रुप एडमिन्स आपको ग्रुप से जोड़ लेंगे। साथ ही साथ सातवीं परंपरा का निर्वहन करते हुए कृषि योगदान जो कि पूर्णतः है, इसके लिए आप हमारे ट्रेजरर कुणाल भाई का नंबर चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं। इस नंबर पर आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड द्वारा अपना अंशदान दे सकते हैं। यह भी सूचित करना चाहूंगा कि मीटिंग के लिए चल रहे सभी का स्टेपिंग स्टोन समिति द्वारा निजी तौर पर वहन किए जाते हैं। आपके द्वारा दिया गया अंशदान सीधे जीएस इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विजयराज भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय राज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय मेरा विजय राज। जी हाय। हमारे आदरणीय श्रीनिवासन जी से मेरा एक सवाल था कि हम घमंड को और आत्मसम्मान को कैसे पहचाने कि ये घमंड है या आत्मसम्मान है। दोनों बिल्कुल समान लगते हैं, तो इनको कैसे पहचाने, यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू, सुंदर सवाल है भैया, थैंक यू। घमंड और आत्मसम्मान दोनों अलग है। घमंड मुझे ये भय से आता है। आत्मसम्मान के लोग, मैं इसका एक अनुभव बताता हूं मैं आपको। मेरे पिताजी और माँ, मेरी माँ दोनों भी बहुत आत्मसम्मान की जिंदगी जिया है उन्होंने। उन्होंने कभी भी आ, ऐसी जिंदगी जी है कि उनको जाके कोई गाली देना, तुम ऐसे आदमी हो, तुमने ये किया, ये बात उनको सुनने की जरूरी नहीं पड़ी। वो अपनी जिंदगी एक प्रिंसिपल्ड तरीका से जी के ऊपर चले गए। मैं बचपन से, मेरे को लोग तू सही रास्ते पे नहीं जा रहा, तू अपनी जिंदगी ठीक कर ले। एक्चुअली मेरे को शराब का प्रॉब्लम है बोल के जो लोग मेरे साथ बैठ के दारू पीते थे, वो लोग ने मुझे बताया। मगर बचपन से मैं इतनी घमंडी इंसान हूं। जब मैं 2 साल का उम्र का था, मैंने अपने मौसा जी को चप्पल लेके उनके ऊपर फेंका और लात मारा। मेरा मौसा जी बोले, तूने ये गलती किया, मेरे को सॉरी बोल। मैं इतना घमंडी इंसान था, मैं उनको सॉरी नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे, मेरे लिए पनिशमेंट भी दी। मैं पनिशमेंट लिया मगर उनको सॉरी नहीं बोला। इसको बोलते हैं घमंड। आत्मसम्मान के लोग क्या करते हैं बोले तो, वो अपनी गलतियां मानते हैं और आगे की जिंदगी में दोबारा वो गलती ना करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे किताब में अगर आप 4th स्टेप का इन्वेंट्री का कॉलम देखते हैं तो उसमें वहां लिखा जाता है कि लो सेल्फ एस्टीम, मेरी कमी वही है, आत्मसम्मान नहीं है मेरे में। मगर ये प्रोग्राम करते 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 आगे जाते हुए
आपके अंदर आत्मसम्मान बढ़ेगा, घमंड धीरे 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 पिघलता जाएगा, क्योंकि घमंड के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता हूं। आत्मसम्मान के साथ अच्छी तरह जी सकता हूं। आत्मसम्मान का क्वालिटी क्या है बोले तो मैं अपनी गलतियां मानता हूं और दोबारा वो गलती ना करने का कोशिश करता हूं। घमंड का क्वालिटी क्या है बोले तो मैं अपनी गलती मानता ही नहीं हूं और ऊपर से ये सोचता हूं कि ये आदमी कौन है मेरे को बोलने वाला, इसको मेरे बारे में क्या मालूम, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है। और ये सब घमंड के क्वालिटी से। तो ये थी दोस्तों आत्मसम्मान और घमंड का बीच का फर्क। थैंक यू। जी बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू विजयराज भाई, थैंक यू सो मच नीरज भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आनंद भाई आप प्रश्न ले लीजिए अपना, फिर हम लोग एक बार समाप्ति प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। और श्रीनिवास भाई हमारा 11 से 11:15 आफ्टर मीटिंग सेशन रहता है, क्या आप तब तक रुक पाएंगे? देखता हूं, क्योंकि मुझे फिर कल सुबह आई हैव टू गो टू वर्क। या फिर आप पहले आप मैं एक काम किया है, मैंने मेरा मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, और अगर कोई भी ये मीटिंग में जुड़े हुए भाई अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल ऑन दैट नंबर। अगर मैं फोन नहीं उठाया तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आई कॉल यू बैक, अगर मैं बिजी हूं। अगर कोई भी मेरे साथ 12 कदम का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प। मैं आपको मदद नहीं कर रहा हूं, हम दोनों मिलके एक दूसरे को मदद करने। तो आई एम अवेलेबल फॉर स्पॉन्सरशिप, आई एम अवेलेबल फॉर any questions that are not able to complete during this time. If they want, they can ask me on this my number. Okay, thank you. थैंक यू सो मच श्रीनिवास भाई। तो आनंद भाई से ही निवेदन करूंगा, आनंद भाई आप श्रीनिवास भाई का नंबर उन्होंने शेयर किया है, आप ये डायरेक्टली आनंद भाई मुझसे। का सवाल है ना, पूछिए आनंद जी भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शराबी। है आनंद। श्रीनिवास जी से सुंदर अनुभव। मैं एक फिजिकल मीटिंग में एक हफ्ते चेयरपर्सन का सर्विस करता हूं, लेकिन मैं वहां देखता हूं काफी ओल्ड मेंबर और कई मेंबर जब मीटिंग चलती रहती है उसमें मोबाइल चलाते हैं। यहाँ तक कि जो एक चेयरपर्सन है जो मेरे पास बैठता है वो भी गेम खेलता रहता है पूरी मीटिंग में। तो मेरे को काफी गुस्सा आता है अंदर से कि यार ये मीटिंग चल रही है 1-1.25 घंटे, कम से कम मोबाइल बंद रख लो। मैं 2-3 बार अनाउंसमेंट भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को ओल्ड मेंबरों ने बताया कि आप सिर्फ ये ना निवेदन कर सकते हैं ये। तो वो मैं करता रहता हूँ, उसके बावजूद भी सब मोबाइल ही चलाते रहते हैं, जिससे न्यू कमर जो आते हैं उन पर गलत असर पड़ता है। तो मैं अपने आप को के गुस्से को कैसे रोकूं? आपका सवाल बहुत अच्छा है आनंद भाई। और आपको जो वहाँ के ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि आप सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, मगर एक चीज मैं यहाँ ये दूर करना चाहता हूँ कि ये न्यूकमर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये मैं डाउट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये मीटिंग में जुड़े हुए लोग सबके सब बेवड़े हैं, या कोई दूध पीता हुआ बच्चा कोई भी नहीं है इधर। सबने अपने जिंदगी में जितना हंगामा करना चाहिए करके आया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। अभी उसको अच्छा या बुरा सिखाने वाले हम कौन है? उसको ऑलरेडी मालूम है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। ऑलरेडी उसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है।
आप निवेदन कर सकते हैं, और वो लोग आपकी बात ना मानेंगे बोल के वो भी देख लीजिए आप, क्योंकि हम सब बेवड़े हैं, उतना आसानी से बात मानने वाले लोग नहीं हैं। सॉरी, मैं थोड़ा एक गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जब तक अपनी गांड नहीं पड़ती अपन सुधरते नहीं है। गांड फटने के बाद ही रिकवरी में आए। तो यहाँ पर भी जब तक उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, तो वो कब आएगा, कैसा आएगा, हमें मालूम नहीं है। मगर मुझे ये प्रैक्टिस करना है कि जो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं वो मुझे स्ट्रिक्टली मुझे अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। दिस इज माय सजेशन। एंड ये गलतफहमी में मत रहिए कि इस कारण न्यू कमर्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, देखिए, ऐसा बोलेंगे तो मीटिंग में बार बार रिलैक्स होके लोग आते हैं, उनके कारण से न्यू कमर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा बोल के उसको मीटिंग मत आओ बोले तो कैसा रहेगा? दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वो बंदा को क्या सीखना है वो सीखेगा, क्या चाहिए वो सीखेगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरा मीटिंग का समय रोज का 1 घंटा या 1 डेढ़ घंटा का मीटिंग है। बाकी के 20 घंटे मैं समाज में हूँ यार। मेरे आजू बाजू बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें मुझे जीना है। उसके लिए मुझे जो चीज सीखना है वो सब मुझे एक्वायर करना है, लर्न करना है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसमें मुझे मालूम नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक एक बार कंफ्यूजन में हो सकता हूँ। दैट इज वेयर दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। मिलते जुलते हुए काम करो, बेहतर जिंदगी जियो। खुन्नस ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि खुन्नस ही अपने को मारता है। खुन्नस अपने को जलाता है, खुन्नस अपने को नींद नहीं देता है, खुन्नस अपने को ठीक से खाना खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारा डैमेज करता है खुन्नस। उसे बाहर आने के लिए ही ये प्रोग्राम जो अवेलेबल है। और जो भी भाई प्रोग्राम करना चाहता है, आई एम अवेलेबल। माय नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन दी चैट बॉक्स। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे मौका दिया है, इसका मैं ये सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप का आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच श्रीकुमार जी। श्रीनिवास भाई। आपके थैंक अनुभव यू सो मच। काफी सुंदर लगे और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आनंद भाई। थैंक यू श्रीनिवास भाई। और ग्रुप के सभी मेंबर्स की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित ही सभी को आपसे आपके अनुभव से लाभ पहुंचा है। और दोस्तों, श्रीनिवास भाई ने अपना नंबर भी चैट बॉक्स में छोड़ दिया है, तो यदि आपके कोई प्रश्न रह गए हो तो आप उनसे डायरेक्टली अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं समाप्ति प्रक्रिया की ओर और पढ़ने जा रहा हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वायदे। नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के सामने शक्ति मेरा नाम अमित है। रिकॉर्डिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वायदे